नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर जरार में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो क्लास 12 का NCERT गणित का लेकर पुनः हाजिर हुए हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 बताएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो दोस्तों 6.2 में क्या है, 6.2 में वर्धमान और ह्रासमान अर्थात जो अवकलज के अनुप्रयोग चल रहे हैं उसमें 6.2 स्टार्ट हो चुका है आज से। और आज इसमें हम वर्धमान और ह्रासमान आपको बताएंगे कि कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है। तो वर्धमान को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्धमान को वृद्धिमान भी कहते हैं। जो लगातार जिसमें वृद्धि होती रहती है उसको कहते हैं वर्धमान। ह्रासमान क्या होता है, उसमें निरंतर कमी होती रहती है, उसको कहते हैं ह्रासमान। तो दोस्तों देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्या होता है वर्धमान और क्या होता है ह्रासमान, थोड़ा सा हम आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों बेसिक जानकारी इसकी क्या है वो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें वर्धमान की, तो वर्धमान के लिए क्या होता है कि अगर fx का मान, यानी अगर हमें कोई फलन दिया होगा दोस्तों, तो fx दिया होगा हमें और हम उस fx का जब अवकलन करेंगे तो fx का मान जो है, अगर fx का मान 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, जो f' का मान होगा वो अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो उस स्थिति में फलन होगा वर्धमान। क्या होगा, वर्धमान। वर्धमान भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर इसको हम वृद्धिमान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृद्धिमान। दोनों चीजें एक ही हैं। तो जब f' की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो उस स्थिति में हमारा जो फलन होगा वो वर्धमान या फिर वृद्धिमान, दोनों एक ही चीज है, वर्धमान हम उसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, अगर f' का मान 0 से छोटा होगा, क्या होगा, f' का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उस स्थिति में हम यहाँ कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो ह्रासमान है। क्या है, वो ह्रासमान है। तो ये दो कंडीशन है दोस्तों। ये वर्धमान कब होता है, जब f' का मान 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान होता है फलन, और जब f' का मान 0 से छोटा आता है तो उस स्थिति में ह्रासमान होता है। एक चीज और हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए ये वर्धमान और ह्रासमान के लिए ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से एक ग्राफ बना होता है दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, इसमें ये 0 से चलेगा 0, और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है ये होगा π/2। क्या होगा, π/2, और यहाँ आकर के पाई, तो 0 पाई और 0 π/2 और पाई, यानी यहाँ से आएगा ऐसे करके दोस्तों। देखिए ऊपर 0 यहाँ है, 0 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो ये मेन पॉइंट आ जाएगा π/2, यानी इस तरह से ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 0 और π/2 के बीच में जो मान रहेंगे वो वृद्धिमान यानी वर्तमान के रहेंगे। तो इसकी कंडीशन एक ये है कि जो मान 0 से π/2 के बीच में रखे जाएंगे वो 0 से π/2 वाले मान होंगे वर्धमान फलन के लिए, ठीक है। और 0 से π/2 और π/2 से जैसे ही नीचे जाएगा ये, तो ये हो रहा है ह्रास हो रहा है, अर्थात कमी हो रही है। तो π/2 से पाई के बीच में जो मान रहेंगे, यहाँ π/2 से पाई के बीच में जो मान रहेंगे वो कहलाएंगे ह्रासमान। तो ये ह्रासमान है, ये इधर वर्धमान है। क्या है दोस्तों, ये वर्धमान के लिए है और ये ह्रासमान के लिए है। अभी अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों जब न्यूमेरिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी ये चीज जो ग्राफ वाली चीज है वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको बताते हैं। देखिए आप बिल्कुल समझने लगोगे दोस्तों क्या है इसमें। सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। तो ये हमें वर्धमान सिद्ध करना है। देखिए यहाँ क्या है, पहले में क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि fx जो फलन है वो 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी कि हमें वर्धमान सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि फलन कैसा है, वर्धमान है।
सिद्ध करना है कि ये फलन वर्धमान है। किसी भी संख्या पर, मान लीजिए किसी भी रियल नंबर पर, किसी भी कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं हम वहां, और उस जगह पे हमें इसको वर्धमान सिद्ध करना है। देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या दे रहा है इसमें f डैश x, तो f डैश x पहले निकालेंगे। देखिए दोस्तों f डैश x कब आएगा, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोस्तों हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए fx का क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है। और 3x का, तो 3 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1 प्लस 17 का 0, तो f डैश x की जो दोस्तों वैल्यू आई यहाँ वो 3 1 जा 3 आई, ठीक है। अब क्या कह रहा था, किसी भी रियल नंबर पर इसको सिद्ध कीजिए कि यह फलन एक वर्धमान फलन है। तो रियल नंबर अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखें तो यहाँ x रखने के लिए कुछ है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, अर्थात 3 है, पॉजिटिव मान है ये। तो पॉजिटिव मान होते हैं वो f डैश x के जब पॉजिटिव मान आ जाएंगे तो वो 0 से बड़े हैं, नेगेटिव हैं तो 0 से छोटे हैं, अर्थात f डैश x का मान 0 से बड़ा है। दोस्तों क्या है, f डैश x इस तरफ अगर हम कर देंगे तो ये बड़ा है और 0 छोटा है, यानी f डैश x का मान 0 से बड़ा है, अतः फलन वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सरल है, अतः फलन वर्धमान है। आप चुटकियों में सीख जाएंगे दोस्तों वर्धमान और ह्रासमान निकालना, कोई ऐसी इसमें कठिन बात नहीं है कि आपको जो है समझ में ना आए। क्या करना है, हमें सीधा सीधा f डैश x निकालना है, और f डैश x निकालने के बाद देख लेना है कि f डैश x का जो मान है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो दोस्तों अगर 0 से बड़ा मान आता है तो वो वर्धमान फलन होता है, अगर 0 से छोटा आता है, नेगेटिव मान आता है, तो वो ह्रासमान होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, हम रफ कर रहे हैं इसको। तो वर्धमान दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है। रही बात इस ग्राफ की, जो अभी हम बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन में, जब ये ग्राफ वाला सवाल आ जाएगा तब। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बस आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको लगातार देखते रहिए वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब आप बीच बीच में उठकर जाएंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, काटेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर e की घात 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए सिद्ध कीजिए, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है r पर, सिद्ध कीजिए कि r पर अर्थात रियल नंबर पर, किसी पर भी रियल नंबर पर fx जो है वो e की घात 2x है, और ये एक वर्धमान फलन सिद्ध करवा रहा है। हमें क्या करवा रहा है, वर्धमान है। दोस्तों क्या सिद्ध करवा रहा है, वर्धमान। चलिए हम इसको वर्धमान सिद्ध करेंगे तो सबसे पहली और अहम बात होती है कि हम इसका f डैश x निकालते हैं, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। चलिए तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। दोस्तों आप वर्धमान और ह्रासमान को निकालना चुटकियों में सीख जाओगे, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। बस आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको पूरा मैथ समझाने की हमारी गारंटी है। चलिए तो f डैश x बराबर, अब देखिए दोस्तों f x का तो हो गया f डैश x, अब ये e की घात, ये पूरा e के लिए ये क्या बन गया, e की घात x बन गई, यानी e की घात x का क्या होता है, e की घात x। अब दोस्तों ये अगर x होता तो हम यही छोड़ देते, लेकिन ये एक खुद फलन है, यानी 2x का जब दोबारा करेंगे तो 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो f डैश x बराबर 2 into 1 यानी 2, तो इधर आगे बढ़ा दीजिए इसको, 2e की पावर 2x। तो ये दोस्तों f डैश x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी यहाँ।
क्या देखना पड़ेगा, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए अब e की घात 2x है, अगर हम e की घात x का मान देखें, e की घात x को अगर देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो e की घात 2x हो जाएगी। अब जो e की घात दोस्तों x की वैल्यू होती है वो 1 पॉइंट कुछ करके होती है, कितनी होती है 1 पॉइंट। तो जब हम e की पावर x की वैल्यू 1 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी हो, और इसका जब वर्क करेंगे तो ये दोस्तों कुछ भी आए 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। यानी जब e की घात x का मान का वर्क करेंगे तो एक का वर्ग एक ही आएगा, पॉइंट में और कुछ आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका मान लगाएंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा और 2 into 1 यानी कि धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। यानी x की जो e की घात x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। या फिर यूं कहें हम कि अगर हम 0 रख दें, जैसे हमने वर्धमान फलन में यहाँ देखिए, वर्धमान में 0 और π/2 के बीच के मान बताए थे, वर्धमान में रखे जाते हैं। तो 0 और π/2 में अगर हम 0 रख दें, यहाँ क्या रख दें, देखिए इसमें अगर e की पावर 0 रख दें और इस पर वर्क कर दें तो दोस्तों e की घात 0 का मान 1 होता है, ये आप जानते हैं। किसी पर भी घात अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है, आप याद रखिएगा इस चीज को। अगर हमारे ऊपर भी पावर अगर 0 लगा देंगे तो हमारा मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी के भी घात अगर ऊपर 0 लगी होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ऐसे e की पावर 0 है तो इसका मान 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आप जानते ही हैं 1 होता है, अर्थात इसकी वैल्यू 1 आई। कितनी आई दोस्तों 1। तो 2 into 1 जब करेंगे तो पॉजिटिव ही 2 रहेगा, कितना रहेगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः f डैश x का मान बड़ा है 0 से। कैसा है, 0 से बड़ा है, इसलिए यह फलन वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है, और यहाँ ये सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम अगले क्वेश्चन को भी कराएं। तो हम इसको रफ कर रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। अब उसको हम आपको ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन निम्न बिंदुओं पर वर्धमान है और ह्रासमान है। दे रहा है, इसमें 3 पॉइंट दे रहा है। देखिए पहला देखिए क्या है, तीसरे के फर्स्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, f(x) बराबर sin x। क्या दे रहा है, f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन a, पहले पॉइंट क्या है 0, π/2 में वर्धमान है, अब ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो देखो f(x) बराबर sin x दिया है और हमें ये सिद्ध करना है कि 0, π/2 में ये वर्धमान है। तो सबसे पहली बात और अहम बात क्या होती है कि हम अपने दिए हुए फलन का सबसे पहले तो अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। तो देखिए यहां लिख लीजिए f(x) बराबर क्या दिया है, sin x, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन। दोस्तों एक बार हम अपना स्क्रीन में देख लेते हैं कि दिख रहा है साफ या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो f(x) का तो हो जाएगा f डैश x और इधर sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इन बिंदुओं में ये जो 0 और π/2 दे रहा है, हमें ये वर्धमान फलन सिद्ध करना है, 0 और π/2। देखिए अब यहाँ
0 से पाई बाई 2, ये कॉमा का मतलब है 0 से पाई बाई 2, ऐसे नहीं 0, पाई बाई 2 नहीं, 0 से पाई बाई 2 में ये फलन जो है वो वर्धमान है। अब देखिए यहाँ 0 से पाई बाई 2 कहाँ है, ये दोस्तों 0 है और 0 से ये गया ग्राफ हमारा ऊपर तक पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 के मध्य में जितने भी संख्याएं आएंगी 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 क्या होता है 0 है ये, और पाई बाई 2 कितने को कहते हैं 90 को, तो 0 और 90 के बीच में कोई भी संख्या अगर हम यहाँ रखें x की जगह तो वो फलन वर्धमान होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यहाँ क्या करना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर कोई संख्या रखें तो वो वर्धमान ही होगा उस स्थिति में, तो यही हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो 0 और 90 के बीच में अगर हम मान लें यहाँ कि 30 अंश, कितना मान लें 30 अंश मान लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में अगर हम यहाँ 30 मान लें या 45 मान लें, पाई बाई 4 मान लें, तो उस पर हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये फलन वर्धमान है। तो चलिए हम कोई सा भी एक लगा लेते हैं दोस्तों। इस सवाल में आप इस डायग्राम को जरूर बनाना, क्योंकि अब हम यहाँ समझा रहे हैं तो आप इसको जो है इस सवाल के अंतर्गत इस डायग्राम यानी इस फिगर को जरूर बनाना है समझने के लिए, ठीक है। तो कितना रख दिया हमने, पाई बाई 4 भी रख सकते हैं, यानी 45 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 0 और 90 यानी 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही रखना है हमें। तो दोस्तों रख दीजिए यहाँ लिखेंगे x बराबर कितने पर, पाई बाई 4 पे, चलिए पाई बाई 4 पर, तो x बराबर पाई बाई 4 रख दीजिए इसमें, f डैश x की जगह पाई बाई 4 और यहाँ cos पाई बाई 4। दोस्तों cos पाई बाई 4 अर्थात cos 45 और cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 आ गया। अर्थात ये जो f x का मान है यानी जो f डैश x की जो वैल्यू है यानी अवकलन करने पर जो मान आया है वो 0 से बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात या अतः जो फलन है वो fx जो है, अतः फलन fx कितने पर, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। क्या है, 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसको हल करना था। तो 0, पाई बाई 2 दिया है, वो 0, पाई बाई 2 नहीं है, वो क्या है 0 से पाई बाई 2, यानी हमें चेक करना था कि 0 से पाई बाई 2 पर फलन क्या है, वर्धमान है, ये सिद्ध करना था। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम के माध्यम से ये हमें समझना है। अब समझ ही गए होंगे, अब हम इसको रख कर देते हैं। चलिए दूसरा इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा इसका बी पॉइंट देखते हैं क्या है बी पॉइंट में। दोस्तों बी पॉइंट में क्या कह रहा है, बी पॉइंट में कह रहा है पाई बाई 2 पाई में ये जो फलन है वो ह्रासमान है। चलिए क्या कह रहा है बी में कह रहा है पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई में क्या है, ये फलन ह्रासमान है, में ह्रासमान है। तो दोस्तों अब ये हमें ह्रासमान सिद्ध करना है। पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या करना है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो फलन है वो ह्रासमान हमें सिद्ध करना है। चलिए देखिए ह्रासमान कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो fx फलन लिख लीजिए क्या है, साइन x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करिए। f डैश x हो गया, ये इधर साइन का cos x हो गया। अब हम देखेंगे कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान, चलिए आ जाइए इधर चित्र में आ जाइए। पाई बाई 2 से पाई, ये हमें भी पता है यहाँ ह्रासमान होगा, लेकिन हमने आपको बताया था इधर वाले में क्या होता है, वर्धमान होता है 0 से पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 से पाई में ये क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है।
ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर। किधर से चलता है डायग्राम हमारा, तो चित्र है, ग्राफ है वो 0 से π/2 और π/2 से π ऐसे। तो ये निरंतर ह्रासमान है, कमी होती आ रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कमी हो रही है, कमी हो रही है अर्थात ह्रासमान हो रहा है। और हम आपको बता भी चुके हैं। और हमें क्या रखना है बिंदु π/2 से π के बीच में। तो π/2 कितना है, अब ये 90 और 90 से 180, पाई को क्या कहते हैं 180। तो 90 से 180 के बीच में दोस्तों हमें ये बिंदु रखने हैं। तो 90 से 180 कुछ भी मान लीजिए आप, 90 से ऊपर 120 मान लीजिए, 150 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने 120 मान लीजिए, 120 मान लिया। अब 120 कहाँ होंगे दोस्तों, यहाँ होंगे 120। 120 को कहते क्या है, 120 को रेडियन में क्या कहते हैं, तो रेडियन में बदलते हैं तो π/180 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली 120 नहीं रख सकते। तो 6 तिया 18, ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी ये 60 से कट गए तो 2π/3 हो गया। कितना हो गया, 2π/3। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, अब 2π/3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2π/3। चलिए यहाँ देखेंगे x बराबर 2π/3 पर क्या रख रहे हैं, x बराबर 2π/3। क्यों रख रहे हैं, ये जब π/2 से π के बीच में रखकर कोई मान दिखाना है और हमें सिद्ध करना है कि ये फलन इस मान पर ह्रासमान है। कैसा है, ह्रासमान। चलिए रख दीजिए f डैश 2π/3 बराबर cos 2π/3, ठीक है। 2π/3 क्या होता है, cos 120, और cos 120 का मान आप जानते ही नहीं जानते हैं तो हम आपको निकालना भी सिखा सकते हैं यहाँ। चलिए cos 120 अगर आपको मान डायरेक्टली नहीं आता है तो यहाँ cos 120 की वैल्यू आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। cos 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30। और दोस्तों cos 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा क्या होता है, sin थीटा। लेकिन अगर चिन्ह की बात आती है यहाँ तो ऑल सिल्वर, यानी दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में क्या होता है, साइन धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये cos है, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये माइनस लगा दो, अर्थात क्या है, cos 120 का मान जो है -1/2 यहाँ लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप रफ वर्क में यहाँ निकाल भी सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट इसका मान लगा सकते हैं। तो दोस्तों f डैश का मान 2π/3 पर कितना मिला है, -1/2 है, अर्थात π/2 से π में अगर हम रखेंगे मान तो फलन हमारा ह्रासमान होगा। क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। यहाँ लिख देंगे अतः f डैश x बराबर, सॉरी f डैश x का मान छोटा है 0 से। क्या है, f डैश x का मान छोटा है 0 से, इसलिए फलन किस पर में क्या है, ह्रासमान है। क्या है दोस्तों, ह्रासमान है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप वर्धमान और ह्रासमान समझ चुके होंगे। अब तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसका एक तीसरा पॉइंट और है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। चलिए रफ कर देते हैं इसको। तीसरे पॉइंट में अब क्या कह रहा है उसको भी आपको हम यहाँ बताते हैं। चलिए वर्धमान और ह्रासमान, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सरल है, कुछ नहीं। पर थोड़ा सा यहाँ आपको इस फिगर में समझने की जरूरत है। क्या है, फिगर में समझने की जरूरत है। वैसे इजी है, कुछ नहीं है। चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं। इसका पॉइंट क्या कह रहा है, 0 से π में ना तो यह फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्या कह रहा है आप देखिए, 0 से π में ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिंदु दे रहा है, बिंदु लिख लो। 0 से π में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्या कह रहा है, 0 से π में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अपने फलन का, दिए हुए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो fx का हो जाएगा f डैश x और sin x का हो जाएगा cos x। चलिए, अब ये पॉइंट रखने वाली बात आती है। कौन सी वाली? हमारा आधा काम तो फिनिश हो गया, अब आधे को और देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है? 0 से पाई में ना तो फलन वर्धमान है और ना ह्रासमान। देखिए यहाँ ग्राफ पे आ जाइए, 0 से पाई, तो 0 ये है, 0 से चला और कहाँ तक? 0 से पाई, यानी यहाँ से यहाँ तक में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। अब आप एक चीज सोचिए, 0 से पाई, अब 0 से पाई बाई 2 तक ये वर्धमान रहे और यहाँ से पाई बाई 2 से ये पाई तक ह्रासमान रहे, और इन दोनों में से कोई भी मान नहीं दिया। या तो ये पाई बाई 2 से पाई कहता तो हम ह्रासमान ही कह देते, या तो ये 0 से पाई बाई 2 कहता तो वर्धमान ही कह देते। अब इसने तो दोनों ले लिए भाई। अब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते भाई, दोनों क्या एक साथ हो सकते हैं? कोई चीज अगर पॉजिटिव है, या मान लीजिए कोई अब क्या कहें हम, अब चलिए छोड़िए, कुछ मन में आ रहा था लेकिन वो चीज हम यहाँ नहीं बोलेंगे। चलिए, क्या कह रहा है ये? ना तो ये फलन क्या है? वर्धमान है, यानी 0 से पाई बाई 2 अगर पॉइंट लेता तो हम इसको वर्धमान कह सकते थे, या फिर पाई बाई 2 से पाई लेता तो इसको ह्रासमान कह सकते थे। लेकिन ना यहाँ ये वाला दिया और ना ये वाला दिया, ये तो भाई बीच में अटक गया, और बीच के को तो आप जानते ही हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे आप समझिए, हम देखेंगे 0 से पाई यहाँ लिख देंगे, बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। 0 से पाई में एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, ना तो चलिए यही लिख देते हैं, 0 से पाई में वर्धमान और ह्रासमान दोनों के बिंदु सम्मिलित हैं, इसलिए यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ना तो यह फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि बिंदु ही हमें ऐसे दे रहा है 0 से पाई, जिसमें वर्धमान भी शामिल हो गया, ह्रासमान भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ना तो वर्धमान कह सकते हैं और ना ही ह्रासमान कह सकते हैं। अगर 0 से पाई बाई 2 होता तो वर्धमान हो जाता, और अगर पाई बाई 2 से पाई होता तो ह्रासमान हो जाता, लेकिन इसने तो दोनों का मिक्स वेज कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? ना तो ये वर्धमान रहा और ना ही ह्रासमान रहा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप पुनः समझ सकते हैं कि क्या कह रहा था कि 0 से पाई में जो प्रदत्त फलन है, यानी जो प्रदत्त फलन है 0 से पाई में, वो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे द्वारा ये 3 क्वेश्चन जो हमने आपको आज बताए वो आप समझ चुके होंगे। इसमें क्या कह रहा था? वर्धमान और ह्रासमान, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। क्या कह रहा था कि वर्धमान और ह्रासमान हमें पहचानने थे, तो हमने आज के इस वीडियो में वर्धमान और ह्रासमान आपको बताए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। इसमें वर्धमान और ह्रासमान थे। अब ये इस तरीके से हमने बताए कि अगर कक्षा 5 वाले बच्चे को भी अगर हम ये चीजें बता दें तो वो भी सीख जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो सरल तरीके से देखने के लिए अगर आप हमारे वीडियो या चैनल से हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों की हेल्प भी करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा में उनकी भी अच्छी परसेंटेज आ सके और अच्छे मार्क्स पा सकें। तो दोस्तों आगे हम और वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.